हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने कोवेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट और जो लीनियर रिग्रेशन की बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस की जो इक्वेशंस थी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, इक्वेशन को समझा भी और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 7 के अंदर का स्क्वायर टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 6 के अंदर है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट। तो इसका बेसिकली जो आइडिया था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब इक्वेशन को देखा था कि एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालते हैं तो जो समीशन ऑफ डी स्क्वायर था हमारे पास, उसको मिनिमम करना होता है हमारे पास, जो एरर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मिनिमम मतलब कि जब इसका जितना स्मॉल से स्मॉल वैल्यू हो सकती है समेशन ऑफ डी स्क्वायर को, वो हमें रखनी पड़ती है। ठीक है, जब हम इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, या फिर आप कह लीजिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि इट इज़ फाउंड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ द सीरीज ऑफ एरर्स अराइजिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ऑफ इक्वल वेट आर दोज फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो जो एरर्स है हमारे पास, उनका सम ऑफ स्क्वायर जो है वो मिनिमम है हमारे पास। ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी इक्वेशन से मिलता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमें पता है कि ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज वैल्यू होती है। द फंडामेंटल लॉ ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, क्या है लीस्ट स्क्वायर्स का, कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी अवेलेबल फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द वन फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल एरर्स इज अ मिनिमम। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमें पता है कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये वैल्यू हम ऑलरेडी प्रीवियस और जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें देखा था कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती क्या है। जैसे कि ट्रू वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट क्वांटिटी से कैलकुलेट की जाती है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो भी एरर्स होते हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर जो एरर्स होता है वो हमारे पास मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है लीस्ट स्क्वायर का। तो व्हेन अ गिवन क्वांटिटी इज बीइंग डिड्यूस्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन द रेजिडुअल एरर्स विल बी डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टेड वैल्यू एंड द सेवरल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो जो डिफरेंस होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस रेजिडुअल एरर होता है। इन सभी का स्क्वायर जो होता है वो मिनिमम होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को और इसी प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं कि v1 v2 v3 हमने ये सभी क्या माना, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, और x हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से सभी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को माइनस किया, e1 e2 e3, इस तरीके से हमारे पास रेस्पेक्टिव एरर्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के कैलकुलेट होते हैं। और m हमने माना अर्थमेटिक मीन वैल्यू है। अर्थमेटिक मीन हमें पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं उन सभी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके हमारा क्या मीन वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो m की वैल्यू समेशन ऑफ v बाई एन हो गया। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। तो इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं, अगर हम इन सभी को ऐड ऑन करते हैं तो x का मल्टीप्लिकेशन रहेगा ऑब्जर्वेशंस के बराबर, तो nx हो गया, माइनस का समेशन ऑफ v हो गया हमारे पास, और ये एरर का समेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखते हैं तो x की वैल्यू समेशन ऑफ v बाई एन प्लस का समेशन ऑफ e बाई एन होगा। समेशन ऑफ v बाई एन हमें पता है ये मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एम प्लस का समेशन ऑफ e बाई एन कैलकुलेट हो गया। तो अगर n की वैल्यू बहुत लार्ज है, मतलब कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑब्जर्व वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, तो e की वैल्यू हमारे पास स्मॉल रखी जाती है बाय मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब कि समेशन ऑफ e बाई एन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली स्मॉल हो जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ m की वैल्यू से। तो हम इसको क्या है नेगलेक्ट कर देते हैं, तो x जो है वो जनरली इक्वल टू द m हो जाता है, मतलब अर्थमेटिक मीन हो जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जिसका वेट जो है वो इक्वल है या फिर यूनिट वेट है, उनका अगर हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वो क्या होता है, मीन वैल्यू ही होती है हमारे पास। अगर वेट अलग अलग है तो अर्थमेटिक मीन वैल्यू होती है। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है, वो इस वजह से हो जाती है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए जो एरर्स है वो कम हो जाता है। उसके अलावा समेशन ऑफ एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो प्रैक्टिकली जो है
रेस्पेक्ट ऑफ एम की वैल्यू के बहुत ज़्यादा इन्फिनिटेसिमल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। उसको नेग्लेक्ट करके एक्स की वैल्यू जनरली क्या मीन वैल्यू के बराबर हो जाती है। सो द अर्थमेटिक मीन इज द ट्रू वैल्यू वेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो जैसे हमने ई निकाला था, अब हम रेजिडुअल एरर देखते हैं जो कि मीन वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो R1 R2 R3 से लेकर Rn हमारे पास रेजिडुअल्स हैं जो कि डिफरेंस है बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। मीन वैल्यू हमारे पास m है और ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास V1 V2, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे पास R1 R2 ऐसे Rn तक वैल्यू हमने निकाली। फिर सिमिलरली इन सभी को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू का m हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। माइनस का समेशन ऑफ v हो जाएगा और ये समेशन ऑफ r हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास समेशन ऑफ v बाई एन प्लस का समेशन ऑफ r बाई एन। और ये हमें पता है कि समेशन ऑफ v बाई एन क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है, जो कि समेशन ऑफ v बाई एन के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समेशन ऑफ r बाई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हेंस द सम ऑफ रेजिडुअल्स इक्वल्स 0 एंड द सम ऑफ प्लस रेजिडुअल्स इक्वल द सम ऑफ माइनस रेजिडुअल, मतलब कि जितने रेजिडुअल प्लस के हैं उतने रेजिडुअल्स हमारे पास माइनस के हैं। तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, मतलब 0 हो जा रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई n अदर वैल्यू है, अननोन है, ठीक है, अदर देन द अर्थमेटिक मीन, उससे हम अगर माइनस करते हैं किसी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को तो R1 डैश R2 डैश ये हमारे पास एरर मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं सब का अगर हम इक्वेशन 4 का जो है क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम तो m स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से उसका स्क्वायर करके ऐड ऑन भी करना है हमारे पास। तो मान लीजिए ये इक्वेशन को अगर हमें लेते हैं स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है, R1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सारी इक्वेशन लिखी जाएंगी। तो इसका अगर आप ऐड ऑन देखोगे तो एन एम स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस का 2m, ठीक है, और n हो जाएगा समेशन ऑफ v इज इक्वल टू हमारे पास समेशन ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, उसको स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे तो समेशन ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस का 2m समेशन ऑफ v है, ठीक है। इसमें n नहीं आएगा क्योंकि समेशन ऑफ v है, ठीक है। सिमिलरली हम इस इक्वेशन 6 को भी स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग समेशन ऑफ v स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8 वी गेट, तो जैसे हमने ये निकाला वैसे ही हमने इस इक्वेशंस को ऐड ऑन करके ये वैल्यू निकाली, ठीक है। और हमने पुटअप कर दिया m की वैल्यू समेशन ऑफ v बाई एन, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशंस को, एक तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर करके ये आया और इस सभी वैल्यूज के स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे, तो उसके बाद हम m की वैल्यू समेशन ऑफ v बाई एन पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी आपको, समेशन ऑफ r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस का समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई एन माइनस का 2n समेशन ऑफ v, ठीक है। तो इसको जब आप और शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली, समेशन ऑफ r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस एन माइनस समेशन ऑफ v बाई एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n माइनस समेशन ऑफ v बाई एन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो r स्क्वायर इज लेस देन r डैश स्क्वायर, डेट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स फाउंड बाय द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज अ मिनिमम, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये जो अननोन हमने यहाँ पे n को कंसीडर किया था उससे रेजिडुअल्स निकाला, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वैल्यू जब पॉजिटिव ही रहेगी हमारे पास तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास r डैश स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी आर स्क्वायर से ज़्यादा रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, आर स्क्वायर हो गई। और आर स्क्वायर हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक मीन से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करने के बाद जो रेजिडुअल एरर था उसका स्क्वायर था हमारे पास। तो ये कहने का मतलब है कि समेशन ऑफ आर स्क्वायर जो है वो मिनिमम है जो कि अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट किया जाता है। तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स फाउंड बाय द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज अ मिनिमम, ये फंडामेंटल है लीस्ट स्क्वायर मेथड का, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो आपको याद रखना है। दो चीज़ें, अब ये जो डेरिवेशन थी उसका इतना यूज नहीं है जितना कि इस लाइन का यूज है कि द मोस्ट
द फंडामेंटल लॉ ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू of an observed quantity available from a given set of observation is the one for which the sum of squares of the residual errors is a minimum। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है वहाँ पर, इसमें अर्थमेटिक मीन है, तो उसी से जो आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स फाउंड बाय द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज अ मिनिमम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये डेरिवेशन इसी को प्रूव करने के लिए हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड। अब ये क्या नॉर्मल इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ पूछी गई है, सर्वे टास्क था। 3 इक्वेशन है हमारे पास। यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है हमें। अब हमें इसके लिए क्या नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फॉर एक्स और वाई, क्योंकि 2 अननोन है। एक्स के लिए लिखेंगे तो हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि वेट भी हमारे पास यूनिट मानेंगे, गिवन नहीं है। और कोफिशिएंट एक्स का 1 ही है, इसमें कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, 2x प्लस वाई को, और यहाँ पर भी 2 से, तो 12 हो जाएगा। फिर ये कोफिशिएंट 1 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इन सभी को ऐड ऑन करके, ठीक है जी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इसको इक्वेशन मिलेगी हमारे पास, मैं लिख देता हूँ। अच्छा है, ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 3 और 2 5y इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास। वहीं आप दूसरी इक्वेशन लिखोगे y के लिए, तो इसमें 1 है कोफिशिएंट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 सेम रहेगा। इसमें भी कोफिशिएंट 1 है y का, तो सेम रहेगी हमारे पास इक्वेशन। और इसमें 2 कोफिशिएंट है, तो हमारे पास इसको 2x प्लस 2y, और ये हमारे पास 4 की जगह 8 हो जाएगा। इसको ऐड ऑन करोगे तो हमें मिलेगा 4 और 5 5y मिलेगा, और ये हमारे पास 4 और 2 6y, और ये हो जाएगा 17। इन दोनों वैल्यूज को, सॉरी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और फिर जो y की वैल्यू आएगी आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पर x और y की कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डाउट होता है तो प्रीवियस ईयर इक्वेशन का जो क्वेश्चन पेपर की जो सॉल्यूशन वीडियो है आप उसमें जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट, लास्ट यूनिट है हमारे पास, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे पास गेट एग्जाम में पूछा जाता है। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है, फॉर्मूला भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली थ्योरी पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट। द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल टू ए नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो सैंपल वेरिएंस को नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ जो कंपेयर किया जाता है वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला भी देखोगे आप तो सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस का ही यूज होता है। It is used to test a hypothesis about the population variance and is based on the assumption that the sample is drawn from a normal distributed population। तो हम जो सैंपल यूज करते हैं किसी भी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन इक्वेशन से, या जो ऑब्जर्व्ड डेटा है, ठीक है, उसका जो सैंपल का वेरिएंस है उसको कंपेयर करते हैं हम टोटल या नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस के लिए। सबसे पहले स्पेसिफाई द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। द नल हाइपोथेसिस इज यूजुअली दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू, while the alternative hypothesis is that population variance is not equal to that value। तो नल हाइपोथेसिस मतलब इक्वल टू है और नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे हम सैंपल को फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस और साइज, ठीक है। तो जो भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, उस सैंपल का सबसे पहले वेरिएंस और साइज कैलकुलेट करते हैं। फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक विच इज़ द सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा ऑफ द टेस्ट एंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा हमारे पास, सैंपल साइज -1 रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे हम फॉर्मूला में देखेंगे अभी, ठीक है।
अभी थ्योरी पार्ट में हम स्टेप्स देख रहे हैं, फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो कंपेयर करते हैं हम कैलकुलेटर टेस्ट स्टैटिस्टिक टू द क्रिटिकल वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब सैंपल वेरिएंस जो इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस है या नहीं है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इफ द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उस रेंज के अंदर है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई इसका मतलब है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, वही वाइस वर्सा होता है। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस के लिए? टू कंडक्ट अ वैलिड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। सबसे पहले है कि सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, रैंडमली ड्रॉ करते हैं हम सैंपल को। दूसरा है हमारे पास ईच ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो ड्रॉ करते हैं हम सैंपल को वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अप्रोक्सीमेट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं, एक तो रैंडमली आपको याद रखना है, एक इंडिपेंडेंट याद रखना है और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास जो कंडीशंस हैं काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। टिपिकल नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस क्या है हमारे पास कि द नल हाइपोथेसिस इन द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस इज दैट द सैंपल वेरिएंस इक्वल्स द नोन पॉपुलेशन। ये चीज़ हमें पता है, जब इक्वल से मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, वेयर सिग्मा टू हमारे पास क्या सैंपल वेरिएंस है और ये सिग्मा टू नॉट हमारे पास क्या है पॉपुलेशन वेरिएंस है। जब इक्वल है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया हमारे पास, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, तो जैसे इस फॉर्मूला में देख सकते हैं और इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सैंपल ऑफ 51 बॉटल, सैंपल का साइज कितना है हमारे पास 51 बॉटल है, was selected the standard deviation of these 51 bottles was standard deviation given है हमारे पास सैंपल का, has it changed from the established 2 cc 90% कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे पास। तो ये जो 2 cc है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो हम काई स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हो गया माइनस और सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारे पास गेट एग्जाम में पूछा भी गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n-1। n क्या हमारे पास सैंपल साइज है, -1 करेंगे तो 51 - 1 कितना हो गया 50 हो गया। सैंपल वेरिएंस ऊपर आता है हमारे पास, ये चीज़ याद रखनी है, सैंपल वेरिएंस है 2.35 उसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की बने वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, जो कि 2 गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सैंपल वेरिएंस। ये नहीं कि डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपका जो आंसर है वो वेरी करेगा। मेन हम यहाँ पे यूज करते हैं वेरिएंस को यूज करते हैं। ठीक है, सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 69.03 आया काई स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें 90% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, तो वो हम टेबल से निकालते हैं। तो इस टेबल से निकालेंगे 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो हमें जो क्रिटिकल वैल्यू मिलती है वो रेंज है हमारे पास 34.76 से लेके 67.50। अब ये जो रेंज है इसके बीच में नहीं लाई कर रही है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू, ये हमारे पास है काई स्क्वायर वैल्यू 69.03, मतलब इससे बाहर जा रही है, इससे ज़्यादा है हमारे पास। तो ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो जो सैंपल वेरिएंस है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस अगर इस रेंज के अंदर है, और इससे बाहर जा रही है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि ये हमारे पास इस जोन से बाहर की तरफ लाई कर रही है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये सारी वैल्यू क्या है एक टेबल से कैलकुलेट होती हैं सैंपल साइज के हिसाब से। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, जो कि 50 है हमारे पास, और 90% कॉन्फिडेंस लेवल। ये अभी हम टेबल देखेंगे आगे जाके। ठीक है, जब और भी क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो क्रिटिकल वैल्यू है उस टेबल से आई 34.76 और 67.50। अगर ये इसके बीच में होती तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते, बट ये ज़्यादा है हमारे पास तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस
रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सैंपल वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैलकुलेटिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक। The chi-square statistic in a chi-square test for one variance is calculated as the sample variance divided by the population variance। तो sample variance divided by population variance into का हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा हमारे पास n-1, ठीक है। यही फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन वेरियंस इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास पता है कि n जो है वो सैंपल साइज है और n-1 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है जो नॉन पॉपुलेशन होता है, ठीक है। ये काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू एनालाइज नॉमिनल समटाइम्स नोन एज कैटेगरिकल डेटा। इट इज प्रोनाउंस्ड काई एंड इज फ्रिक्वेंटली रिटन एज काई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। It is used to compare the observed frequencies in each sample's response category. The null hypothesis of a chi-square test is that the nominal variables have no relationship, that they are independent. तो chi-square टेस्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस को बताता है हमारे पास पॉपुलेशन और सैंपल वेरिएंस के बीच में। नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल वेरिएबल्स और वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो। H1 हमारे पास क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो। तो एक फॉर्मूला हमने देखा काई स्क्वायर का n-1 एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर का वो है समीशन ऑफ ओ स्क्वायर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू का समीशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका क्या, जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी ऑब्जर्व वैल्यू है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू से माइनस करना है, उन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू करना है और इन सभी का समीशन करना है, तो हमें का स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ओ स्क्वायर वाई माइनस का ई आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई का समीशन है, ठीक है। तो एक काई स्क्वायर टेस्ट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज काई स्क्वायर इज बेसिकली अ डेटा एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम सेट ऑफ वेरिएबल्स। क्योंकि सैंपल हम क्या रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, यूजुअली इट इज कंपेरिजन ऑफ टू स्टैटिस्टिकल डेटा सेट्स। दिस डेटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1904 कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट वाज नेम्ड एज अ पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन ने डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस किया, तो पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट कहलाता है ये। द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट हाउ लाइकली द ऑब्जर्वेशंस दैट आर मेड वुड बी बाय कंसिडरिंग द assumption ऑफ द null hypothesis एज ट्रू। ये hypothesis इज a consideration that a given condition or statement might be true which can test afterwards। तो हम क्या null hypothesis को एक्सेप्ट करते हैं जब सैंपल वेरिएंस क्या इक्वल टू होता है पॉपुलेशन वेरिएंस के। तो काई स्क्वायर टेस्ट आर यूजुअली क्रिएटेड फ्रॉम अ सम ऑफ स्क्वायर्ड फॉल्सिटीज और एरर्स ओवर द सैंपल वेरिएंस। तो ये दो फॉर्मूलेज जो आज हमने देखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और मेन जो फॉर्मूला था वो था ये जो हमने एग्जाम्पल में देखा है कि कैसे इससे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। n-1 को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। n हमारे पास सैंपल साइज है, मतलब सैंपल साइज में से अगर हम -1 करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और परसेंटेज जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसी से सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास गेट एग्जाम में काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोनों फॉर्मूलाज, ये जो हमारे पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इससे रिलेटेड भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और टेबल को देखेंगे। और जो हमारे पास सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस के बेसिस पे जो एग्जाम्पल था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था काई स्क्वायर टेस्ट का वो आज हमने देखा। उसके अलावा हमने आज यूनिट 6 के अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है लीस्ट स्क्वायर का उसको भी समझा, ठीक है। तो आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर भी
गेट पर्पज से काफ़ी यूज़फुल था। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है अपने मन में नहीं रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी एग्जाम्पल में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।